नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की भर्ती ये बहुत बड़ी वैकेंसी रहने वाला है, याद रखेंगे। टोटल 4128 पोस्ट भी इसमें आपका है और अभी से आप तैयारी में लगेंगे तो 100% रिजल्ट भी हो जाएगा। ये इंतजार मत करिए कि आपको जो है एग्जाम का डेट कब आएगा, ये समझिए कि इसमें हमको लेना है तो अभी से आपको जो है इस वैकेंसी का तैयारी करना ही पड़ेगा, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि कंपटीशन इसमें अच्छा खासा रहने वाला है, क्योंकि ये बिहार पुलिस से अच्छा जॉब भी है और ये बिहार पुलिस से अच्छा सैलरी भी देता है। ठीक है, इसीलिए अभी से तैयारी करना है। और अभी जो आपका क्लास चल रहा है खान सर का न्यू बुक का क्लास, दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बैंक यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं उसका। और क्वेश्चन बैंक में आपको जो है 29वां सेट है, क्वेश्चन बैंक का प्रीवियस ईयर का 29वां सेट आज हम लोग लगाएंगे। इससे पहले 1 से लेकर 28 तक क्लास हो चुका है, जिसका भी छूट गया है प्लेलिस्ट हम बना दिए, वहाँ पर जाके आप क्लास कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान रखेंगे ये उड़ान बैच का क्लास है। उड़ान बैच जो अभी तक नहीं लिए हैं, उड़ान बैच अपना ले लीजिएगा, क्योंकि उड़ान बैच इस बार 100% सफलता देने वाला है। चाहे कोई गरीब जो है मतलब कमज़ोर स्टूडेंट हो, चाहे वो कहीं दूसरे जगह रह के पार्ट टाइम पढ़ाई कर रहा हो, उसके लिए भी 100% सफलता देगा। बस आपको थोड़ा सा कंटिन्यूटी मेंटेन रखना है, डेली पढ़ना है बस। ठीक है, ये उड़ान बैच अपना ज्वाइन कर लेंगे। एप्लीकेशन पे ये क्लास चलता है, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखेंगे, सभी लोग क्लास को अच्छे से करेंगे। इसका पीडीएफ आपको एक दिन पहले दे देते हैं आपको उड़ान बैच में, तो सभी लोग इसको जो है अच्छे से लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। और रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि सभी लोग एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि प्राग ऐतिहासिक जो है काल का अर्थ क्या होता है। प्राग ऐतिहासिक काल का जो है अर्थ क्या होता है, तो ये आपका बी हो जाएगा, वह समस्या जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो। ठीक है, आंसर जो होगा ये बी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था, ये बताइए। तो वास्को डिगामा दोस्तों जो है ये भारत जो पहुँचे थे सर्वप्रथम ये 1498 में। ठीक है, और ये जो है केरल के कालीकट तट पर जो है पहुँचे थे, ये भी याद रखना। और वहाँ का जो शासक था उस समय जमोरिन था, तो उन्होंने जो है इनका स्वागत किया था वास्को डिगामा का। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों कहाँ का यात्री था, तो ये यात्री हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे पुर्तगाल का। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, तो ये जो दोस्तों प्रावधान है ये 86वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जो है ये अनुच्छेद के 21 के ए में जोड़ा गया था। ठीक है, और ये कितने वर्ष तक को ये व्यवस्था दिया गया है, तो ये 6 वर्ष से 14 वर्षों तक के बच्चों को। आंसर ये क्या होगा, तो ये डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नगर निगम के अध्यक्ष जो है कौन होते हैं। तो नगर निगम के अध्यक्ष को जो कहा जाता है महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापौर कहा जाता है। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना, जो कि एक प्रकार के जो है नगर का प्रशासनिक अधिकारी भी होता है। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है कब बना। तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना कब, 5 का राइट आंसर होगा 1971 में। क्योंकि बांग्लादेश को पहले जो जाना जाता है, तो याद रखना ये जो है पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। और अगर आप इससे एग्जाम में पूछ दे कि बांग्लादेश किस देश से अलग होकर के बना है, तो ये पाकिस्तान से अलग होकर के बना है, ये भी याद रखना है। ठीक है, आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी, ये बताइए। यानी कि 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कौन सी विशेषता इसमें से जोड़ी गई है। तो 6 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका धर्मनिरपेक्ष। क्या हो जाएगा ये, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ से दोस्तों होगा धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, याद रखना है। ठीक है, ये 1976 में हुआ था और इसी के तहत 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द को जो है जोड़ा गया था प्रस्तावना में। प्रस्तावना या उद्देशिका याद रखेंगे इसको। आंसर क्या होगा, ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है। सांप्रदायिकता का जो अर्थ होता है ये क्या होता है, तो ये धर्म के आधार पर सामाजिक जो है विभाजन। आंसर ये बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, 7 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि 2011 के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर लगभग कितना है। तो महिला साक्षरता दर जो है भारत का कितना है, ये भारत का पूछा जा रहा है। अगर इस टाइप से सवाल रहे तो भारत का समझिए। आंसर क्या होगा, तो लगभग ये 65% है। आंसर क्या हो जाएगा, ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, 65%। कुल साक्षरता जो भारत का है वो है 74 पॉइंट कितना 04। इसमें अगर पुरुष की साक्षरता आपसे पूछता तो पुरुष का यहाँ से जो हो जाएगा कितना होगा, तो ये 82 लगभग आपका ये होता है। ठीक है, तो ये सब आपको एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था, ये बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया, ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये डॉक्टर A.O. ह्यूम, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये A.O. ह्यूम हो जाएगा। और ये कब किया था, तो ये 1885 में बम्बई में जो है इसकी स्थापना किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी जो है इकाई क्या है। तो चुनाव की सबसे छोटी इकाई भारत में जो है ये ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत लेवल में भी क्या होता है, तो आपका चुनाव होता है। ठीक है, जिसमें मुखिया, वार्ड सदस्य, समिति ये सभी आते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है, ये बताइए। किसके बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग है सुरक्षा परिषद। ठीक है, उसका ये सही यहाँ पे कौन सा एक वाक्य जो है यहाँ पे नहीं है, ये बताना है। तो ये बी हो जाएगा। अस्थायी सदस्य का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। ये दोस्तों सरासर आपका क्या है, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 5 वर्षों के लिए आपको नहीं, ये लगभग आपका जो है प्रत्येक 2 वर्ष के लिए आपका ये चुना जाता है। टोटल जो है अस्थायी सदस्य 10 ही आपको चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सी गवर्नर जो है भारतीय गवर्नर जनरल बना था, ये बताइए। भारत स्वतंत्रता के बाद, तो 12 का ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन जुड़ा हुआ नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन जुड़ा हुआ नहीं है। इसकी स्थापना जो होता है ये 1961 में। इसमें मुख्य भूमिका जो निभाते हैं वो JL नेहरू निभाते हैं। ठीक है, और इसमें कौन नहीं है पूछ रहा है, तो बेनजीर भुट्टो। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका आंसर जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। कौन सा ऐसा कारण आ जाएगा तब, तो ये मानसिक रूप से अगर विकृत है तब ये नहीं कर सकता है। आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा। यहाँ पे इससे मतलब नहीं है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है। तो राष्ट्रपति के पास बहुत सारा अधिकार दिया गया है, बहुत पावर होता है। ये जो है आपको ये राष्ट्रपति जो है ये निरस्त कर सकते हैं, यानी क्षमा कर सकते हैं। और ये अनुच्छेद 72 के तहत करते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत ये फांसी की सज़ा को समाप्त कर मतलब क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप किस वर्ष पारित किया, ये बताइए। स्टॉप किस वर्ष ये पारित किया था। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे होना चाहिए यानी स्टम्प होना चाहिए, स्टॉम्प एक्ट। यहाँ पे स्टम्प है, स्टॉम्प एक्ट जो पारित किया था दोस्तों याद रखना, ये कब हो जाएगा, तो 1765 में। कब हो जाएगा जी, 1765 में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1765। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, ये बताइए। रॉलेट एक्ट को कब पारित किया गया, 17 का राइट आंसर थे 1919 में। आंसर क्या होगा, ये सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया। तो राजा राम मोहन राय बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ये सती प्रथा के जो है ख़त्म करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि उस समय जो गवर्नर थे वो विलियम बेंटिंक थे, उन्होंने ही समाप्त किया था, प्रतिबंध लगा दिया था 1829 में। तो ये जो करेक्ट आंसर होगा ये डी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा बनाने वाले व्यक्ति कौन थे। मैंने गोवा जो बनाया ये कोचीन पहले था, तो कोचीन से कौन गोवा ले गया, तो ये अल्बुकर्क ले गया था। कौन ले गया था, अल्बुकर्क। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका यहाँ से जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्र पर आयात कर जो है हटा दिया था। आयात कर हटा दिया था, तो ये आपका हो जाएगा 1881 में। आंसर नंबर बी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं
कि मध्यकालीन समय में डैश से डैश ईस्वी तक को क्या कहा जाता है। यानी मध्यकालीन समय कहाँ से कहाँ तक ईस्वी को कहा जाता है, ये कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा। ये 8 से लेकर के 16वीं शताब्दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सन 1857 का जो क्रांति था, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत होता है 10 मई को। और ये 10 मई 1857 को कहाँ से होता है, तो याद रखेंगे मेरठ से। कहाँ से, मेरठ उत्तर प्रदेश से। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन सी है। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन सी है, तो ये 23 का हो जाएगा दोस्तों, राजगृह। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका यहाँ से जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया यहाँ पे, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु जो था कौन सा था। तो पालतू बनाया जाने वाला पशु जो हो जाएगा ये आपका कुत्ता हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये आपका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। कुत्ता यहाँ से जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, मनुष्य ने सबसे पहले पालतू कुत्ता को बनाया था। मुगल काल का पतन शुरू हुआ, यानी मुगल काल का पतन जो है ये कब से शुरू हुआ, ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका आधुनिक काल से। आंसर नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा। सी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर उत्तर मुगल काल आता है, पूर्व मुगल काल आता है, इस प्रकार से आपको आता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है। नियोलिथिक का जो अर्थ होता है ये नवपाषाण काल। नियो मतलब न्यू, नवपाषाण काल यहाँ से इसका जो अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये बताइए। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 5 जून को। प्रत्येक वर्ष 5 जून को ये मनाया जाता है। आंसर ये सी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक जो है नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बांध। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के अंतर्गत अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है। यानी कि जैविक और अजैविक घटक का जो आप अध्ययन करते हैं बीच में, इसे ही क्या कहते हैं, परिस्थितिकी कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, इसे परिस्थितिकी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना। ठीक है, जैविक और अजैविक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक के द्वारा होता है, ये बताइए। तो ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जलप्रपात का निर्माण किस कारण से होता है। तो ये जो आपका हो जाएगा नदी के द्वारा ये होता है। आंसर क्या होगा, ये ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। जब नदी जो है, नदी का पानी एक ऊंचाई से जब नीचे गिरता है ना, तब ये होता है जलप्रपात का निर्माण। आंसर ये क्या हो जाएगा, ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे कि बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है। बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है, तो इसे भूकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकेंद्र कहते हैं। आंसर ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं। ज्वालामुखी के जो है मुख को क्या कहा जाता है, ये बताइए। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर। यानी आंसर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्रेटर दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना, क्रेटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे जो है यानी कि विकृत संसाधन नहीं है। यानी कि यानी कि जो है नवीकरणीय एक प्रकार से नहीं होता है, वो नहीं है। तो यहाँ से 33 का जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, लौह अयस्क। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसका तटरेखा की लंबाई जो है कितना है, वह बताना है। तो ये जो लंबाई हो जाएगा आपको जो है सबसे ज़्यादा गुजरात का है। किसका है, गुजरात का हो जाएगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में आंध्र प्रदेश का होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जैविक संसाधन एक उदाहरण है किसका। तो जैविक संसाधन एक उदाहरण है किसका, तो ये वन का हो जाएगा। आंसर नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शहर जो भारत का जो है कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है वह कौन सा है। ठीक है, यानी शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है वह कौन सा है शहर, वो बताइए। कॉटन पॉलिश के नाम से जानते हैं तो ये मुंबई को जानते हैं। आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के लिए विख्यात है, मतलब पेरियार जो आपको राष्ट्रीय उद्यान है उसमें किस जानवर का मुख्यतः संरक्षण मिला है, ये बताइए। तो ये जो राइट आंसर होगा हाथी का हो जाएगा। ठीक है, ये आपको केरल में है।
भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है सिस्मोलॉजी। आंसर नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी तीव्रता को जो मापा जाता है रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नदी की निक्षेपण क्रिया बनाता है? ये बताइए, नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनाता है। तो राइट आंसर 39 का क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, डेल्टा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, डेल्टा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि धात्री प्लस अंश और 9 प्लस 1 दोनों का संधि विच्छेद क्या हो, सही संधियां क्या होगी? संधि विच्छेद ऑलरेडी दिया है, ये किसका संधि विच्छेद है? तो ये हो जाएगा धात्रांश और नाभिक का। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अंशुमाली समास की जो है विग्रह सहित भेद बताइए। अंशुमाली समास का विग्रह सहित भेद बताइए। अंशुमाली कौन सा समास है? सबसे पहले याद रखना ये बहुब्रीहि समास है, और अंशु है माला जिसकी सूर्य। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि नी उपसर्ग से बने शब्दों का एक सही समूह चुनिए, कौन सा होगा जिसमें नी उपसर्ग लगा हो? उपसर्ग जो पहले लगता है, शब्द में पहले लगता है। ठीक है, तो ये जो आपका होगा बी, निबंध, निषेध, निर्धन और निस्तेज। ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन जो है ये बी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा। बी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप क्या है? संबोधन कारक का शुद्ध रूप यहाँ पे क्या होगा? 43 का राइट आंसर हो जाएगा, भाइयों और बहनों। ठीक है, संबोधन कहते हैं ना किसी को, आप जैसे कोई सभा में जाते हैं, भाइयों और बहनों, नेता सबके मुंह से ज़्यादा सुनते होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यह लड़की बहुत सुंदर है, और वाक्य में लड़की शब्द जो है क्या है? यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द जो है क्या है? तो एक संज्ञा हो जाएगा। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आ बैल डैश, यानी कि इस लोकोक्ति को पूरा करना है। ठीक है, आ बैल मुझे मार। आंसर ये क्या होगा? तो ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी अभी तक ये उड़ान बैच नहीं लिए हैं, बिहार पुलिस का ये उड़ान बैच जो भी नहीं लिए हैं, तो आपके पास मौका है। इस मौका को हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि पता है दोस्तों वैकेंसियाँ अब ज़्यादा नहीं आने वाला है। तो जो वैकेंसी आपके पास है उस वैकेंसी को आप अपना बनाइए, उसमें मेहनत करिए, जी जान एक लगा दीजिए, एकदम दोस्तों रात दिन एक कर दीजिए। और उसके लिए ज्वाइन करना है आपको, ये आपको जो है उड़ान बैच। ठीक है, उड़ान बैच ज्वाइन करना है, और ये उड़ान बैच आपको दोस्तों समझिए कि आपको जो है सफलता का मतलब राज है, और 100% यहाँ से सफलता देगा आपको। इसमें बेहतरीन तरीका से हर चीज़ का, हर सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक का, एक एक चैप्टर का जो है आपको थ्योरी समझा के, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर प्रीवियस ईयर, A to Z एक सिस्टमेटिक ढंग से आपका तैयारी हो रहा है। तो जो अभी तक ये बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो आपके पास मौका है, इस मौका कहाँ से जाने मत दीजिए, आज ही ये बैच को अपना ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इस बैच की प्राइस मात्र दोस्तों 249 रुपया है। 249 में कुछ भी नहीं होता है, और सबसे बड़ी बात कि 249 में ही हम आपको 25 को टेस्ट देने वाले हैं। ये 25 टेस्ट आपको 249 में ही मिल जाएगा। मतलब समझ रहे, बहुत बड़ी चीज़ है। 25 टेस्ट का मतलब होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा, लगभग 200-250 रुपया 25 को टेस्ट का अलग से पे करना होता है। लेकिन हम आपको इस जो बैच लेंगे तो इसमें 25 को टेस्ट भी आपको हम फ्री में देंगे। अगर आप अलग से लेना चाहते हैं तो अलग से भी सुविधा है, 125 रुपया में ओनली टेस्ट ले सकते हैं। लेकिन फ़ायदा ये है कि आप 249 का लेंगे तो सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, सारा PDF, सारा वीडियो क्लास, सारा लाइव क्लास, A to Z आपको चलेगा एप्लीकेशन पे ही। क्योंकि ये क्लास आपको कहाँ हो रहा है? एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको डाल दिए हैं। ठीक है, अगर एप्लीकेशन का लिंक आपको नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, तो इस नंबर को जो यहाँ पे देख रहे हैं अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और लिखना है कि सर हमको एप्लीकेशन का लिंक भेज दीजिए, हमको उड़ान बैच लेना है। ठीक है, तो हम आपको तुरंत इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। ठीक है, तो जल्दी करेंगे, ये मौका हाथ से जाने मत देंगे। जिसका भी दोस्तों जो है जैसे रिजल्ट नहीं हुआ था 19,838 में, तो ये मौका आपके पास आया है दोबारा, क्योंकि बिहार पुलिस से भी अच्छा वैकेंसी ये है और उससे ज़्यादा सैलरी भी इसमें है। इसीलिए मन लगा के अच्छे से तैयारी करेंगे, 100% सफलता मिलेगा। और हम बार बार ये बोल देंगे कि शुरू से तैयारी करिए, ये नहीं कि एग्ज़ाम का डेट आएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे, ऐसा नहीं। आप जो चीज़ का फॉर्म डाले हैं ना उसको इतना आप पढ़ लीजिए, इतना उसके बारे में सोच लीजिए कि वो आपको रिजल्ट करा के देगा, नौकरी करा के देगा, तब होता है दोस्तों नौकरी। ठीक है,
तो ये सब अपना जो है क्लास को आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया है कि गुरु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, यानी कि गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय क्या लगेगा। देखिए प्रत्यय क्या होता है, तो हिंदी का ये क्वेश्चन है। प्रत्यय होता है किसी भी शब्द के ये अंत में लगता है और उसका फिर अर्थ बदल देता है, वो होता है प्रत्यय। ठीक है, तो गुरु का जो आप अगर स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो क्या होता है, गुरुआइन होता है ना, गुरुवाइन होता है। तो यहाँ पे हम आइन लगाएंगे तब ये आपका बदल जाएगा, आंसर ये सी हो जाएगा। मतलब अंत में आइन लगाएंगे तब ये गुरुवाइन होगा और ये आपको स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा और प्रत्यय भी आपको यहाँ से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इसका मुख्यालय है जनेवा में। कहाँ हो जाएगा, जनेवा में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय क्रिकेट टीम जिसे हाल में 2012 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया वह कौन सा है। तो 2012 में जो दोस्तों किया गया था मनोनीत, और पहले खिलाड़ी बने थे जिससे राज्यसभा में मनोनीत किया था, तो वो व्यक्ति था आपको जो है सचिन तेंदुलकर। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका यहाँ से जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, सचिन तेंदुलकर यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला, तो ये आपका हो जाएगा कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो बी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान दिया जाता है साहित्य में। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, साहित्य प्रौद्योगिकी में। लंदन ओलंपिक 2012 ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन बैंक जो है ये 2010 में पूछा गया क्वेश्चन बैंक है। सॉरी 2010 से जो आपको हम करवा रहे हैं तो 2012 में क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन पेपर 2012 का है। ठीक है, और हम जो आपको क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं भिखा आंसर का, ये 2010 से लेकर के 2025 तक का हम करेंट आपको करवा रहे हैं। तो ये होता है तरीका कि आप पूरा छानबीन करिए, लास्ट से देखिए आपको और आपको अभी तक आइए, तब जाके पता चलेगा कि किस तरह से आपके एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका पुराना क्वेश्चन हो गया। आपको नया वाला ओलंपिक आपको हम पढ़ाएंगे, ऐसे इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। और देखिए अभी देखिए ये यहाँ पे लंदन ओलंपिक है, लेकिन जब 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ तो देखिए यहाँ पे दोस्तों कोइंसिडेंट यहाँ पे देखिए 2024 में भी 6 गो पदक है। कितना पदक है, 2024 में भी, 2012 में भी 6 गो पदक जीते हैं, 2024 में भी 6 गो पदक। कुल मिला के ओलंपिक खेल में कोई प्रोग्रेस ना है। पैरा ओलंपिक में है, जो आपको दिव्यांग वाला होता है पैरा ओलंपिक, उसमें अच्छा प्रदर्शन है भारत का, लेकिन ये ओलंपिक जो नॉर्मल होता है इसमें भारत का कोई इंप्रूवमेंट ना है। सीधा समझिए, क्योंकि आप 2012 में भी 6 गो पदक जीत रहे हैं और आज भी 6 गो पदक जीत रहे हैं, और हमसे आगे अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, जो माना कि 100 का सेंचुरी लगा लगा के पदक जीतते हैं। यहाँ पे भी डेवलपमेंट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा हुआ ये बताइए। तो रहमतुल्लाह कप जो हो जाएगा ये बैडमिंटन से दोस्तों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष पैर रखा। ठीक है, तो मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार जो पैर रखा था उसका नाम था क्या पता है, उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और उन्होंने जो कदम रखा था ये 1969 में। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समथिंग इज रॉन्ग with one of these singular polar sets identify it, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ये बी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि करेक्ट सेंटेंस आपको चुनना है। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस ये आपका बी हो जाएगा, मोहन इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, विच ऑफ दीज ए फेमिन जेंडर ऑफ ब्लॉन्ड। राइट आंसर क्या होगा, तो आपका बी हो जाएगा, ये ब्लॉन्डेड यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ब्लॉन्डेड यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे है कि खाली जगह में आपको भरना है, क्या होगा। ठीक है, खाली जगह में भरेंगे क्या होगा, यहाँ से 57 का राइट आंसर तो आपका होगा वाज रेनिंग, यानी इट वाज रेनिंग सो हार्ड दैट इट जो है सीम्ड। ठीक है, अगला यहाँ पे है चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस यहाँ से चुनेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, तो आपका सी हो जाएगा, इफ़ आई विन ए लॉटरी आई विल बाय ए कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि खाली जगह में आप भरिए क्या होगा, द डैश इज मोर वर्सेटाइल सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये ए हो जाएगा, लेटर। ये खाली जगह में लेटर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द, यहाँ पे दिया हुआ है कि वन ऑफ द पुलर आइडेंटिफाई इज डैश।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये आपको डाटा हो जाएगा। क्या होगा? डाटा, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा डाटा, यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उल्लू की आंख में पाई जाती है क्या, यानी कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, कैसी होती है? तो ये आपका हो जाएगा सल्का कोशिका इसमें पाई जाती है उल्लू की आंख में। उल्लू रात में देख पाते हैं, दिन में नहीं देखते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे है कि गाय का दूध दोस्तों जो है ये बताना है, उसके बारे में ऑप्शन देखेंगे तो कम वसा युक्त होता है भैंस की अपेक्षा। ठीक है, इसलिए भैंस में ज़्यादा फैट हो, भैंस के दूध में। अगला है अंडा देने वाली स्तनधारी। मैंने एक ही चीज़ आपको बताया, मैंने एक चीज़ आपको बताया था अपवाद में, जब आपको हम पढ़ा रहे थे बायोलॉजी का, ये आपको पहला ही चैप्टर में ये सब बताए हैं। तो स्तनधारी वर्ग जो है उसमें एक अपवाद है दोस्तों, एकेडिना। एकेडिना क्या है होता है दोस्तों? तो ये अंडा देते हैं और तब आपको बच्चा होता है। ठीक है, लेकिन स्तनधारी जनरली क्या होता है, बच्चे को डायरेक्ट जन्म देते हैं और स्तन से दूध पिलाते हैं। तो ये चीज़ होता है। तो आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, एकेडिना। यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना, एकेडिना यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये 63 का ए दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? परमाणु शहर से पता है ना, अमेरिका के द्वारा ये छोड़ा गया था जापान पे, तो ये हिरोशिमा हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा घरेलू अवशिष्ट जैव और नवीकरणीय नहीं है? नहीं है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कागज, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शैवाल, जल पक्षी, बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण किस जीव में सबसे अधिक होगा? तो यहाँ पे जो होगा राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, ये जल पक्षी, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जल पक्षी। फुफुंदी डैश है, फुफुंदी यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा परजीवी मृत्युजीवी दोनों, आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एडिटिव भोजन में होते हैं क्या? एडिटिव भोजन में दोस्तों क्या होता है ये बताना है, तो ये आपका हो जाएगा सी, रोगनाशक खनिज दोनों, रोगनाशक और खनिज दोनों होता है। किस प्रकार के परिवहन में पौधे में, किस प्रकार के परिवहन से पौधे में और जो है ऊर्जा प्राप्त होता है? ठीक है, पौधे में ऊर्जा प्राप्त होता है, तो क्या हो जाएगा? ये खनिज हो जाएगा। क्या होगा? ये खनिज हो जाएगा, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह क्या होता है? तो देखिए अवतल लेंस का जो होता है ऋणात्मक होता है, यही उत्तल रहता, उत्तल के लिए क्या होता है? तो पॉजिटिव होता है दूरी। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये सब आपको एग्जाम में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी 100 ओम वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोध के सिरों के बीच के विभवांतर क्या होगा? विभवांतर क्या होगा ये आपको निकालना है यहाँ पे। तो क्या होता है? V बराबर आई आर, और यहाँ पे आई आर दिया हुआ है, देखिए आर ये है और आई ये है, दोनों को गुना कर दीजिएगा तो कितना आएगा जी? दोनों गुना कर 220 वोल्ट, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति लक्षणित जो होता है दोस्तों किस में? ठीक है, बेलामेन कोशिका, तो ये जो राइट आंसर होगा ये सी होगा। ये क्या होगा? ये एपीफाइट, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, ये एपीफाइट होता है। ठीक है, ये एपीफाइट यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कैपिटल जी का मान निकालिए। कैपिटल जी का मान होता है सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है वो बताना है। ठीक है, ये कितना होता है? 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, आंसर क्या होगा? 73 का, तो ये ए में लिखा है, ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है कि ऊंचाई एस से मुक्त रूप से गिर रही एक वस्तु रही है, उसके लिए किसी बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम जो होगा वो बताना है। तो इसमें न्यूनतम मान जो होगा दोस्तों ये कहाँ होगा? तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, ए बिंदु पे होगा, यानी कि न्यूनतम मान जो है ऊपर जब जाएगा गतिज ऊर्जा, यहाँ क्या होगा? पूरा जीरो हो जाएगा, फिर नीचे आएगा तब, यानी कि ये यहाँ पे होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, तो उसको बताइए कौन सी समस्या है? तो रंग में अगर दोस्तों नहीं कर पाता है तो आपको कौन सा वहाँ पे प्रॉब्लम है? आंसर ये सी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, खास करके जो है लाल, हरा रंग और नीला रंग को पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि रेखांकित वस्तु पर कितना प्रतिफल लग रहा है ये बताइए। रेखांकित वस्तु पर कितना बल लग रहा है? तो यहाँ पे जो है कितना बल लगेगा? सीधी रेखा है, घर्षण विहीन सतह दिया है, तो ये आपको 0 न्यूटन होगा यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 2 5 ओम है और एक 10 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, निम्न विकल्प संभव है, कौन सा विकल्प संभव है?
तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आपका जो है सी होगा, ठीक है। ये जो है आपको 1 और 4 सही है, 1 और 4 आपका यहाँ से जो है संभव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में अवकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है, अवकाश के उत्तरी भाग में। तो ये हो जाएगा बृहत सप्तऋषि, ठीक है। आंसर ये क्या होगा, तो ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि किसी आवर्ती बारंबारता सारणी के माध्यिका को अलेखीय विधि से निकालने के लिए सहायता ली जाती है किसका, ये बताइए। तो ये सहायता ली जाती है, बी हो जाएगा आवर्ती वक्र का। आंसर ये सी आपका बी आपका यहाँ से बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया यहाँ पे है, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा। उच्चतम बिंदु पर वेग का मान 0 हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के लिए उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लिए एक अवतल लेंस को समान अक्षीय स्थिति में सटा कर रखा जाता है। तो संयुक्त लेंस जो है एक क्या होगा, किस तरह से ये काम करेगा, ये एक जो है उत्तल लेंस के भांति काम करता है। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शून्योत्तर परिमेय और एक परिमेय, ठीक है, एक अपरिमेय है, संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय आशय का मतलब क्या है, ये सही है या गलत है। कि सही गलत है, तो ये कथन सत्य है। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक गोले का क्षेत्रफल इतना दिया है, आयतन कितना होगा। गोला का क्षेत्रफल इतना दिया है, आयतन कितना होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे 4πr² बराबर कर लेना 1386, यहाँ से r निकाल के आयतन निकाल लेंगे, क्या होता है, तो 4/3πr³ होता है आयतन, ठीक है। तो बनाएंगे 83 का राइट आंसर आपको ये 4851 सेंटीमीटर क्यू निकल जाएगा। कौन यहाँ पे परिमेय है, कौन यहाँ पे परिमेय है, परिमेय है यहाँ पे कौन है, तो जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाएगा। तो देखिए इसका निकल रहा है 5/7 हो जाएगा, यानी कि ये इसका हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और सभी लोग दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना, जो उड़ान बैच नहीं लिए हैं तो उड़ान बैच भी अपना ले लीजिएगा, वहाँ पर आपको जो है डीपली लेवल्स का हर चीज़ का तैयारी हो रहा है। जो 19,838 पोस्ट में आपको पूछा गया था क्वेश्चन, उस तरह से तैयारी हो रहा है, ठीक है। चलिए इसका बताइए, समीकरण दिया है, मूल में ज्ञात करना है। मूल यहाँ से ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो 85 का राइट आंसर निकलेगा, ये आपको सी निकलेगा, 2 और -1। आगे बढ़ते हैं, यदि चतुर्भुज का विकर्ण समान अनुपात में विभाजित हो तो चतुर्भुज कैसा होगा। समान अनुपात में अगर विभाजित होगा तो वो वर्ग होगा, अगर सब भुजा बराबर रहेगा तो क्या होगा, वर्ग होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लॉग इतना का मान कितना होगा। तो दशमलव में है यहाँ पे दोस्तों, तो दशमलव में है तो आपका माइनस, यहाँ पे गिन लीजिए टोटल, ठीक है। टोटल 5 आएगा, -5। m संख्याओं का औसत n² तथा n संख्याओं का औसत m²। n इन जो है m + n का औसत कितना होगा, तो गुणों में गुना करके m + n को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, निकल जाएगा ना। तो ये आपको जो निकलता है कितना, तो ये आपका दोस्तों c निकलता है, m × n यानी mn निकलता है। 30,000 जो है रुपया का 7% वार्षिक ब्याज की दर से किसी समय अंतराल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो समय अंतराल ज्ञात करिए। तो यहाँ पे फार्मूला लगा के इसको बनाएंगे, राइट आंसर जो इसका निकलेगा 89 का, ये आपको ए निकल जाएगा, 2 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि समद्विबाहु यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब बराबर है, ठीक है। तो इसको बनाना है, ऑप्शन नंबर ये 90 डिग्री निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों लगाया जाता है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जो है जिंक के बजाय टीन का जो है लेप क्यों लगाया जाता है। तो इसका रीजन है दोस्तों, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक लोकप्रिय है, अभिक्रियाशील है, ये बताना, इसीलिए आंसर ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा गृहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है। नाभिकीय ऊर्जा गृहों में कौन सा जो है ईंधन इस्तेमाल होता है, ये बताना है, ठीक है। तो 92 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा डी, ये आपका जो है यूरेनियम 238, यहाँ से इसका 235 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, Cr3+ और SO4 2- यौगिक जो होगा क्या होगा। तो यहाँ से उल्टा, इसका जो ऊपर में पावर है ना उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपको निकलेगा डी, आपको यहाँ से जो है निकल जाएगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है। तो प्राकृतिक रबर जो होता है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है, आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से किस में कणों का आकार जो है अवरोधी क्रम में होता है। कणों का आकार, तो ये आपका राइट आंसर ए होगा, वास्तविक विलयन, फिर कोलाइडी विलयन, फिर सबसे बड़ा निलंबन का। दिया है 14 C6 न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा।
तो 14C6 है, न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ से मांगा जा रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे बताइए, तो क्योंकि देखिए ऊपर वाला द्रव्यमान हो गया, नीचे वाला संख्या हो गया, बीच के जो दोनों का अंतर होगा वो आपका होगा न्यूट्रॉन। आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 14 में से 6 किया 8। दिया यहाँ पे है कि जब तनु HCl को लोह चूर्ण पर जो है लोह चूर्ण डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो यहाँ पे गैस निकलेगी हाइड्रोजन। आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन जो होता है कौन सा होता है। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन कौन सा हो जाएगा, तो ये होगा दोस्तों यहाँ से हाइड्रोजन। क्या होगा ये, हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी आंसर ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जैव मात्रा का स्रोत नहीं है। कौन यहाँ पे जैव मात्रा का स्रोत नहीं है, तो आपको हाइड्रोजन यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, दिया है कि पदार्थ की सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता को बताता है, तो ये जो आपका हो जाएगा अणु हो जाएगा, सबसे छोटा कण अणु। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है क्लास नंबर 29। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और 100% तैयारी और रिजल्ट के लिए आप उड़ान बैच जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, क्योंकि उड़ान बैच में आपको कंप्लीट तैयारी हो रहा है, मात्र 249 रुपया में आपको वहाँ पे 25 गो टेस्ट भी मिल जाएगा, और इससे बेस्ट कंटेंट, इससे बेहतरीन क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा। डेली 4 क्लास आपको करना है, सुबह 8 बजे, 1:30 बजे दिन में, फिर आपको 2:30 बजे एप्लीकेशन पे, फिर 4:30 बजे एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो जिसका भी सपना है ये उड़ान बैच अपना ज्वाइन कर लीजिएगा। ये नंबर है आपको एप्लीकेशन पे ये क्लास चलता है। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, नहीं मिले तो इस नंबर को सेव कर लीजिए। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। ठीक है, 97 87 34 24 10 ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करना है। चलिए सो क्लास को अब एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।